हेलो ईजान लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। मेरी कंपनी ने उसके ऊपर कोर्ट में केस किया है, इसलिए मुझे लगता है कि अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और कल ही मुझे पता चला है कि उनकी तरफ से कोर्ट में कोई नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि उनके घर के लोग शायद यहीं छुपे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो सारे लोग उस सीक्रेट बेस में छुपे हुए हों। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हाइक्यून हीबो की घाव पर पट्टी बांधते हुए कहता है, हाँ मैं भी तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हाँ, वो सीक्रेट बेस वाली जगह छुपने के लिए वाकई बहुत अच्छी है। थोड़ी देर पहले जोचेंग ईबो को उसका फोन वापस देने आया था। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचा, उसने सुना कि तीनों भाई आपस में बात कर रहे थे। जैसे ही उसने लियांग होंग के बारे में सुना तो वो कमरे के अंदर आ गया और उसने कहा कि अगर ये लियांग होंग यहाँ पर है तो मुझे वो जिंदा चाहिए। मुझे उस लियांग होंग से बहुत सारे राज उगलवाने हैं और मैंने अपने दादाजी मिस्टर योहान से भी वादा किया है कि मैं उसे जिंदा पकड़ कर लेकर आऊंगा। जान के बचपन के बारे में पता करने के लिए उनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने बचपन से ही जान को बहुत ज्यादा परेशान किया है, इसलिए लियांग खानदान का कोई भी आदमी इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए। ईबो चुपचाप जोचेंग की बात सुने जा रहा था। वो ये समझता था कि शायद जोचेंग मुझसे बेहतर तरीके से लियांग होंग से निपट पाएगा, इसलिए उसने हामी भरते हुए कहा कि ठीक है, तुम उसे अपने साथ लेकर जा सकते हो, पर शुरुआत में मुझे उससे कुछ जानकारी चाहिए। जैसे ही मुझे उससे वो जानकारी मिल जाएगी तुम उसे लेकर मिस्टर योहान के पास जा सकते हो। जोचेंग ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है और मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि हम दोनों को जो भी जानकारी उससे मिलेगी वो हम एक दूसरे से साझा करेंगे। मैं जान की मदर शिदाउशी आंटी को ढूंढना चाहता हूँ और मैं उस आदमी को भी ढूंढना चाहता हूँ जिसने 7 साल पहले जान को मरने के लिए उस सड़क पे छोड़ दिया था। ईबो ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा कि मुझे तुम्हारी बातों से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ। मैं जान के उस दुख को हमेशा के लिए दूर करना चाहता हूँ ताकि वो अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ सके। और अगर हम दोनों मिलकर उसकी मदर को ढूंढ लेते हैं तो इससे बेहतर कोई और बात नहीं होगी। नी मिंचू वहीं पर खड़ा खड़ा चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों आपस में बात क्या कर रहे हैं, इसलिए वो हाइक्यून की तरफ देखने लगा। वो उसकी तरफ इस तरह देखने लगा जैसे वो पूछना चाह रहा हो कि ये दोनों आपस में किस बारे में बात कर रहे हैं। हाइक्यून ने उसे इशारों में कहा कि मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी तुम कुछ मत कहो। वापस कंप्यूटर रूम में अपनी रोबोट्स की मदद से जान ने वहां पर सब कुछ हैक कर लिया था। अब उसे बस वहाँ के सारे कंप्यूटर्स को सैटेलाइट से जोड़ना बाकी रह गया था। उसके बाद वो वहाँ पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों से ये देख पाएगा कि वहाँ पर कौन कौन है और उन्हें उन पर हमला कैसे करना है। सब कुछ चेक करने के बाद जान दोबारा से अपने काम पर लग गया। उसे एक बात का ध्यान भी रखना था कि जब वो कंप्यूटर्स को सैटेलाइट से कनेक्ट करेगा तो उसके पास ज़्यादा समय नहीं होगा। अगर उससे छोटी सी भी गलती हुई तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि कोई उनके सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जान को हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वो ये काम 10 मिनट के अंदर ही खत्म करेगा। इससे ज्यादा टाइम उसके मिशन के लिए खतरनाक हो सकता है। वो मन ही मन डर रहा था कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। फिर उसके मन में ऑरेंज का ख्याल आने लगा। उसने अपने आप से ही कहा कि मुझे लगता है कि अब ऑरेंज की मदद लेने का समय आ गया है। धीरे धीरे जान ऑरेंज को सब कुछ समझाने लगा कि उसे क्या क्या करना है। उन दोनों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। ऑरेंज बीच बीच में जान को टाइम भी बता रहा था कि अब उसके पास कितना टाइम बचा है। वहीं बगल में खड़े मिंग और डेंगलून को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये ऑरेंज है कौन। वो लोग उस नाम से तो किसी को भी नहीं जानते थे, ना ही जान ने इस नाम के किसी व्यक्ति के बारे में उन लोगों को कभी बताया था। आखिर कौन है वो आदमी जो बॉस को इस तरह से हेल्प कर रहा है। उन दोनों के मन में इसी तरह के कई सवाल चल रहे थे।
आखिरकार डेंगलून ने पूछ ही लिया, बॉस ये ऑरेंज कौन है? डेंगलून का सवाल सुनकर मिंग से भी नहीं रहा गया। उसने उसी के साथ अपना सवाल भी जोड़ दिया कि और ये ऑरेंज कितने समय से आपके साथ काम कर रहा है? जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ऑरेंज मेरी हर काम में मदद करता है। वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी का पहला कर्मचारी है और मेरी जिंदगी का पहला प्यार भी है। जब वो मेरे साथ होता है तो मुझे बहुत ही अच्छी नींद आती है। जान की बात सुनकर डेंगलून और मिंग दोनों ही चौंक गए। उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। इतनी सारी खूबियों वाला एक आदमी, पर भला एक ही आदमी में इतनी सारी खूबियां एक साथ कैसे हो सकती है? आश्चर्य की बात ये थी कि ईबो भी उस कमरे में चुपचाप खड़ा था और जान की सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। जब ईबो ने जान के मुंह से ये सुना कि वो मेरा पहला प्यार है और जब वो मेरे पास रहता है तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, तो उसके गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो जाकर ठीक जान की कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया और उसकी कुर्सी को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, तुमने अभी अभी क्या कहा? एक बार जरा फिर से मुझे बताओगे? क्या मेरे कान खराब हो गए हैं कि या मैंने जो सुना है वो सही सुना है? अचानक ईबो को अपने सामने देखकर जान चौंक गया। ईबो, नहीं नहीं, तुम जो भी सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैंने जो कहा वैसा ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है ईबो। ईबो ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, और ये ऑरेंज कौन है? और तुम भला अपने एम्प्लॉयज के साथ क्यों सोने लगे भला? हाँ, क्या तुम मेरी पीठ पीछे कुछ और भी कर रहे हो? जान ने उसे समझाते हुए कहा, अब तुम ना बिना मतलब के अपने दिमाग में कोई कहानी मत बनाओ। किसी के साथ सोने का मतलब सिर्फ सोना भी हो सकता है ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसके साथ कुछ कर ही रहा था। जान को मन ही मन हंसी भी आ रही थी, पर ऐसे नाजुक मौके पर उसने हंसना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो ईबो के रवैये को बहुत अच्छी तरह से जानता है। एक बार अगर ईबो के मन में कोई बात बैठ जाती है तो वो उसे बहुत आसानी से नहीं निकाल पाता है। पर जान ने भी मन ही मन सोचा कि जब देखो तब ये शैतान मुझसे मजाक करता रहता है। आज मुझे भी इसका बदला लेने का मौका मिल गया है, इसलिए मैं भी उसे परेशान कर सकता हूँ। फिर वो अपने मन में तरह तरह की बातें सोचने लगा कि उसे ईबो से क्या कहना है। जान अपने मुस्कुराहट को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि इस माहौल को बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे कभी कभी तो ईबो को परेशान करने का मौका मिलता है। इसलिए अभी वो ये नहीं बताना चाहता था कि ऑरेंज एक रोबोट है। वैसे भी ईबो जान को लेकर जब किसी से जलता है तो वो बहुत क्यूट लगता है, इसीलिए जान इस मजाक को थोड़ी और देर के लिए बरकरार रखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ ईबो को इस मामले में चिल्लाना या बहस करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑरेंज से पहले ही मिल चुका है। पर पहले जब वो ऑरेंज से मिला था तब जान ने उसे बताया था कि वो एक मामूली सा खिलौना है। शायद इसीलिए ईबो के मन में ये ख्याल नहीं आ रहा था कि वो खिलौना ही ऑरेंज है और वो एक रोबोट है। जब काफी देर तक जान ने कोई जवाब नहीं दिया तो ईबो ने फिर से कहा, जान, मुझे इस ऑरेंज से मिलना है। आखिर में मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये ऑरेंज है कौन है, ये दिखता कैसा है। ये सुनकर जान हंसने लगा और कहा, इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो अपनी जगह से उठा और ईबो को किस करने की कोशिश करने लगा, पर उसके पैरों में चोट की वजह से उसे अभी भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। इसलिए जैसे ही वो उठकर खड़ा हुआ तो वो दर्द के मारे कराहने लगा। आह आह! ये देखकर ईबो ने अपना सिर नीचे झुका लिया। जान किसी की परवाह किए बगैर ही ईबो के होठों को चूमने लगा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पति ऑरेंज के साथ कहीं नहीं भागे और ना उसके साथ सोए तो जल्दी करो। ये सुनकर ईबो चौंक गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जान से क्या कहे या फिर जान उसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और ये जल्दी करने से क्या मतलब है? क्या वो मुझे कुछ समझाना चाह रहा है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ? आखिर वो मुझे क्या करने को कह रहा है?
तभी ईबो ने देखा कि मिंग जान को बैठाने में मदद कर रही थी। कुर्सी पे बैठते ही जान ने कहा कि पहले ऑरेंज को मुझे इस मिशन में मदद करने दो, बाद में वो बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर आ रहा है, फिर मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। मैं तुम्हें इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि तुमने आज से पहले उसके जितना समझदार आदमी कहीं नहीं देखा होगा। तुम्हें उससे मिलकर बहुत ही अच्छा लगेगा। जान की बातें सुनकर ईबो को बहुत तेज गुस्सा आ गया। ईबो मन ही मन सोचने लगा कि ये लड़का ऐसे मौके पर इस तरह की बात कैसे कर सकता है। क्या इसे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या फील हो रहा होगा? कोई भी पति अपने पति के साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है? जान वापस से अपने काम पर लग गया। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने अपने आप से कहा, अब तुम्हारे परेशान होने का वक्त आ गया है ईबो। तुमने आज तक मुझे जितनी भी बार परेशान किया है ना, मैं उन सबका हिसाब एक साथ चुकाऊंगा। फिर से जान के दिल और दिमाग में बहस छिड़ चुकी थी। जान के दिल ने कहा कि तुम अपने पति के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो? उसे परेशान करना बंद करो। तभी जान के दिमाग ने उसके दिल से कहा कि क्यों? अगर मैं उसे परेशान करना चाहता हूँ तो इसमें क्या दिक्कत है? ऐसा तो नहीं है ना कि वो कोई अजनबी इंसान है। आखिर है तो वो मेरा पति ही ना। जान के दिल ने जवाब दिया, हाँ ये बात सही है कि वो तुम्हारा पति है, पर उसके साथ इस तरह से खेल खेलना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें पता है कि ऐसे हालातों में वो कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए उसके साथ ऐसी झूठी बातें बनाना बंद करो। उसे अभी की अभी सारी सच्चाई बता दो। इस पर जान के दिमाग ने कहा कि नहीं नहीं जान, तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पहली बार ऐसा मौका मिला है जब तुम ईबो से बदला ले सकते हो, इसलिए अभी तुम्हें उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इस मौके का तुम जितना फायदा उठा सकते हो ना, उठा लो, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं आने वाला। जान तिरछी नजरों से ईबो को देखने लगा। वो अभी भी जान की तरफ ही देख रहा था। अचानक पता नहीं क्यों जान के मन में अजीब तरह के ख्याल आने लगे। वो दौड़कर ईबो की बाहों में जाना चाहता था। वो ईबो को अपनी बाहों में भरकर उसे बेतहाशा चूमना चाहता था। तभी अचानक से जान अपने इन ख्यालों से बाहर आ गया और उसने अपने आप को डांटते हुए कहा कि तुम्हें पता भी है तुम अभी कहाँ हो? कम से कम जगह का तो ध्यान रखो। जहाँ देखो वहीं शुरू हो जाते हो। पता नहीं आजकल तुम्हें हो क्या गया है, जब देखो तब तुम्हारे मन में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं। जान के चेहरे को देखकर ईबो को एहसास हो गया था कि उसके मन में जरूर कुछ चल रहा है। वो बार बार अपने सिर को छू रहा था और काम में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर ईबो ने कहा कि सब कुछ ठीक है ना? क्या तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है? इतना कहकर वो जान के कंधों को प्यार से सहलाने लगा। इतना करते ही उसका मन शांत हो गया। उसे अब रिलैक्स महसूस होने लगा था और उसे अब नींद आने लगी थी और वो तो झपकियां भी लेना शुरू कर चुका था। पर तभी उसे एहसास हुआ कि अगर वो सो गया तो उसका ये मिशन खराब हो सकता है। इसलिए उसने अपने आप को ईबो से अलग करते हुए कहा कि अभी मुझे है ना काम करना है। मैं सीसीटीवी कैमरे के थ्रू वहां पर फंसे लोगों को ढूंढना चाहता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ और कहता या कर पाता, ईबो ने उसे रोकते हुए कहा कि अभी सुबह के 3 बज चुके हैं और तुम्हारी टीम के सभी लोग पहले ही सो चुके हैं। इतना सुनते ही जान ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वाकई मिंग कुर्सी पे बैठे बैठे सो रही थी। वहीं बगल में डेंगलुन भी एक सोफे पे सो रहा था और वहीं दूसरी तरफ चेंगी भी टेबल पर सिर टिकाकर सो चुका था। उन लोगों को इस तरह से देखकर अब जान को भी जमाई आने लगी थी। ये देखते ही ईबो ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर जान ने चौंकते हुए कहा कि तुम मुझे गोद में क्यों उठा रहे हो? तुम्हारे कंधे में चोट लगी हुई है ना? ये सुनकर ईबो मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि तुम्हें मेरी चोट के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए,
पर मैं तुम्हें अपनी गोद में आसानी से उठा सकता हूँ। वैसे भी मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, इसलिए तुम चुपचाप मेरी बाहों में आराम करो। जब तक वो उसे लेके बेडरूम तक पहुंचा तो वो उसकी बाहों में सो चुका था। इबो ने उसे बेड पर लिटा दिया और खुद नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद इबो नहाकर वापस बेडरूम में आ गया और वो जान के बगल में लेटकर उसके सिर को सहलाने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि शायद इससे उसे थोड़ा आराम महसूस होगा। जान नींदों में ही मन मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने इबो को कसकर पकड़ लिया और उससे कहा कि आई लव यू इबो। ये सुनकर इबो मुस्कुराने लगा और उसने भी उसके माथे को चूमते हुए कहा कि आई लव यू टू जान। अगले दिन वहाँ का माहौल बहुत गर्म था। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। आज उनके मिशन का बहुत इम्पोर्टेंट डे था, इसलिए वहाँ पर मौजूद सभी लोग हमले की तैयारी कर रहे थे और उसके लिए प्लान बना रहे थे। जान अभी भी कंप्यूटर रूम में बैठा हुआ था और वो सीसीटीवी कैमरास के थ्रू ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि उन लोगों को बंधक बनाकर कहाँ रखा गया है। उस कमरे में सभी मैन लोग मौजूद थे और उन सबकी निगाहें उस कमरे में लगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर टिकी हुई थी। कल रात उन्होंने जो भी देखा था वो तो कुछ भी नहीं है। ये पूरा बेस एक अंडरग्राउंड तरीके से बनाया गया था, इसलिए उस पर कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा। वहाँ पर तरह तरह के गैर कानूनी धंधे चल रहे थे। वो सीक्रेट ठिकाना पूरी तरह से अंडरग्राउंड बना हुआ था और वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से हीरो की खुदाई हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर हथियार बनाकर बेचे जा रहे थे। तरह तरह की नशीली दवाइयों को भी वहाँ से अलग अलग देशों में बेचा जा रहा था। और तो और वहाँ पर एक लैब भी थी जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहाँ पर किसी तरह की जहरीली गैस भी बनाई जा रही थी। थोड़ी देर बाद चोचंग ने देखा कि वहाँ पर एक आदमी को रस्सी से बांधा गया है और उस पर कुछ लोग किसी तरह की रिसर्च कर रहे हैं। तभी उनमें से एक आदमी ने उसे किसी तरह का एक इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी देर में ही वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगा। कुछ समय बाद उस आदमी ने तड़प तड़प के अपना दम तोड़ दिया। वहां पर मौजूद किसी भी आदमी ने उसकी किसी भी तरह से कोई मदद करने की कोशिश नहीं की। बस सब चुपचाप खड़े होकर उसे मरते हुए देखते रहे। इस नज़ारे को देखकर हाइक्वेन ने कहा, मुझे लगता है कि ये लोग किसी तरह का केमिकल हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये लोग एक्सपेरिमेंट करके किसी तरह की बीमारी या वायरस बनाते हैं और फिर उसे ठीक करने के लिए एंटीडोट के रूप में कोई दवाई मार्केट में बेचते हैं। मैंने ऐसा कई मौकों पर होते देखा है, इसलिए मुझे लगता है कि इन्होंने पहले भी कुछ ना कुछ जरूर बनाया होगा। खैर, अब तो हमें वहां जाकर ही पता चलेगा कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। राष्ट्रपति का बेटा मन ही मन सोचने लगा कि इन लोगों के दिमाग की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। पहले तो खुद ही कुछ समस्या उत्पन्न करते हैं और फिर उसे ठीक करने के लिए भी तरकीब खुद ही लेकर आते हैं। इस तरह से तो आम लोग इन लोगों को अपना मसीहा ही समझेंगे ना। तभी जान को वीडियो में कोई आदमी दिखा। वो वीडियो को जूम कर ध्यान से देखने लगा। उसे देखते ही उसने कहा कि ये आदमी तो देखने में लियांग फेंग जैसा दिख रहा है। तभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो किसी महिला के साथ एक आपत्तिजनक स्थिति में था। उस कमरे में और भी लोग मौजूद थे। ये देखकर जान अचानक से चौंक गया और उसने उस वीडियो को जल्दी से हटा दिया। उसे अपने आप पे शर्म भी आ रही थी कि मैं इतने लोगों के सामने ऐसी चीजें कैसे देख सकता हूँ। पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो सालों से वहाँ फंसे हुए हैं। वहाँ पर मौजूद सभी लोग एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह रहे थे। सब एकदम चुपचाप खड़े हुए थे। वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए ईबो ने जान से कहा कि तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के कामों में ऐसा होता रहता है। फिर वो वहाँ खड़े बाकी लोगों की तरफ मुड़ा और उसने कहा कि अभी हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमें वहाँ पर फंसे लोगों को बचाना है। इसलिए सबकी पहली कोशिश यही रहनी चाहिए
कि हम सब मिलकर उन लोगों को ढूंढे। तुम लोगों को सिर्फ जान के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर तुम लोग भी उसकी मदद करोगे तो ये काम और जल्दी और आसान हो जाएगा। सभी लोग ईबो की बात से सहमत होकर उसके हाँ में हाँ मिलाने लगे। तभी अचानक जान के कंप्यूटर से एक आवाज आने लगी। जैसे ही जान ने उधर देखा तो वो चौंक गया और उसने कहा, ये लोग तो सभी जगह फैले हुए हैं। अगर ये लोग एक जगह पर इकट्ठे रहते तो शायद उन्हें बचाना ज़्यादा आसान हो जाता, पर ये लोग तो उस सीक्रेट ठिकाने के कोने कोने में फैले हुए हैं। इससे तो उनका मिशन और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से तो उन सभी लोगों को जिंदा बचा पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। पर तभी ईबो ने अचानक जान से कहा, जान, क्या तुम कल रात की वीडियो दोबारा चेक कर सकते हो? क्योंकि कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि दिन में ये उन लोगों को काम के लिए अलग अलग जगह पर लेके जाते हो और फिर रात में एक ही जगह पे बंधक बनाकर रखते हो। जान ने जैसे ही वीडियो चेक किया तो वो खुशी के मारे ताली बजाने लगा। उसने चहकते हुए ईबो से कहा, तुम सही कह रहे थे। असल में उन्हें रात को इकट्ठे ही एक जगह रखा जाता है, शायद सेकंड या थर्ड फ्लोर पे। इसलिए शायद हमारा काम अब और आसान हो जाएगा। सभी लोग एक साथ बैठकर हमले की तैयारी पर चर्चा करने लगे। हमले की तैयारी पर बातचीत पूरी होने के बाद नी मिंगजू ने कहा कि ठीक है, हम लोग रात के 2 या 3 बजे उन पर हमला करेंगे। इस तरह से वहाँ मौजूद मासूम लोगों की जान पर भी कोई खतरा नहीं रहेगा। जान ने मिंगजू की बात तो फिर हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि मैं भी वहाँ के सारे वीडियोस को बदल दूंगा ताकि आप लोग आसानी से अंदर घुस सके। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।